अब इसको सॉल्व करने का अभी तक तरीका हमें क्या पता है। अगर नेट रिजल्टेंट 0 है, यानी इन सबका जो सम है सिग्मा वी वो क्या है बच्चों 0, तो अभी तक सॉल्व करने का क्या तरीका था। अभी तक क्या कंपोनेंट करते थे, क्या करते थे कंपोनेंट। इसका तो अपने आप में है, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट। लेकिन अगर केवल 3 फोर्सेस लग रहे हैं तो बिना कंपोनेंट के भी काम चल सकता, और वो काम चलेगा यूजिंग लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम का यूज करके हम चाहें तो बिना कंपोनेंट का यूज किए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब इसका जो डेरिवेशन है वो वेक्टर्स में है, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट बताते हैं, क्या है लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम है कि अगर नेट सम वेक्टर का 3 वेक्टर है, इनका नेट रिजल्टेंट 0 है। नेट क्या है 0, यानी अगर फोर्स लग रहा है तो कोई मोशन नहीं हो रहा। किसी पास 3 डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो नेट वेलोसिटी 0 है। अगर इस टाइप का है तो हम लोग यहाँ एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं। V1 के सामने वाले एंगल को बोलेंगे अल्फा, V2 के सामने वाले एंगल को बोलेंगे बीटा, और V3 के सामने वाले एंगल को बोलेंगे गामा। तो वी कैन कंक्लूड दैट लेमीज थ्योरम से हम कह सकते हैं कि अगर रिजल्टेंट 0 है, नेट 0 आ रहा है, तो ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर मतलब कोई भी वेक्टर, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो सकता है। तो V1 अपॉन साइन अल्फा, डायरेक्ट रिजल्ट समझना, V2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू V3 अपॉन साइन गामा। Here V for vector, V for any vector, क्लियर है कि नहीं। पहले इसको नोट करिए, फिर एक सवाल। तो यही है लेमीज थ्योरम। नेट रिजल्टेंट अगर 3 वेक्टर्स का 0 है तो उनपे डायरेक्ट हम उनका सॉल्विंग कर सकते हैं। V1 साइन अल्फा इक्वल टू V2 साइन बीटा इक्वल टू V3 साइन। तो आप मुझे बताओ F और F डैश की वैल्यू निकल जाएंगे कि नहीं। क्या बनाएंगे, लेमीज थ्योरम यूज करेंगे। अपने को पहले से पता है ये इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या 0, तो क्या लिख सकते हैं 10 और उसके सामने का एंगल कितना है 90, तो साइन। अब याद अल्फा बीटा मत याद करो, याद क्या करोगे 10 और सामने का एंगल, F सामने का एंगल और ये सामने का एंगल। 10 अपॉन 90 इक्वल्स टू F अपॉन कितना रखे साइन 150, और F डैश क्या रखे F डैश साइन 120। अब साइन 90 तो सबको पता होता है कितना होता है 1। साइन 91 होगा, साइन 150 कितना होगा साइन 150, साइन 190 प्लस 60 कॉस 60 होगा क्या, तो कॉस 60 कितना होगा 1/2, और साइन 120 अगर देखा जाए तो √3/2 आएगा। साइन 90 प्लस 30 क्या लिख सकते हैं कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 10 अपॉन साइन 90 यानी 1, F अपॉन साइन 150 यानी कितना 1/2, और F डैश अपॉन साइन 90 तो साइन 120 √3/2। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, कोई दो एक साथ ले लो पहले, फिर किसी को पहले क्या करो इन दोनों को एक साथ ले लेते इक्वल। तो यहां से क्या निकल सकता है 10 इक्वल टू F अपॉन हाफ, यानी F इक्वल टू 10 इंटू हाफ लिख सकते कि नहीं, कितना आया 5। और फिर चाहे इसको इक्वल कर लो, क्या लिख सकते हैं 10/1 इक्वल टू F डैश √3/2, तो F डैश बराबर 10 √3/2, दिस इज 5√2। तो आसान क्या हुआ कि अगर इसको आप लेमीज से नहीं करते तो बहुत तकलीफ होता। क्यों, इसको कंपोनेंट करो, इसको कंपोनेंट करो, फिर सॉल्व करो, इतना बवाल बचा देगा लेमीज थ्योरम। नोट करिए
ठीक है, दोनों को कंपोनेंट करना पड़ता, फिर सॉल्व करना पड़ता, फिर कंपोनेंट में भी एंगल भी अलग अलग हो जाते। वन ऑप्शन में तो है। तो मुझे नहीं लगता कि थीटा 2 की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि पी के सामने थीटा 1 है, आर के सामने 150 है, वीडियो में थीटा 2। हालांकि इक्वेशन में लिख देंगे थीटा 2, लेकिन यूज नहीं करेंगे। ट्राई करिए, आंसर से करना है। हो गया कि नहीं बच्चों? क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। चलो ठीक है, लगाते हैं। क्या करेंगे, पहले पूरा ही लिख दो। P अपॉन साइन थीटा 1 बराबर R अपॉन क्या, साइन 150 बराबर Q के सामने क्या है, Q अपॉन साइन थीटा 2। वैल्यू पुट करो। P की वैल्यू कितनी है, 1.9318 और साइन थीटा 1 कितना है, 0.9659। R चाहिए, और साइन 150 कितना होता है, 1/2 आएगा ना। तो सॉल्व करेंगे R बराबर, तो R बराबर आएगा 1.9318 अपॉन 0.9659 इंटू हाफ। डिवाइड करो, कितने बार डिवाइड होगा, 0.9659। एकदम एग्जैक्ट वही आ रहा ना, कैंसर। आंसर क्या आएगा, हो गया कि नहीं? ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस है। नॉर्मल रिएक्शन वाले क्वेश्चन सब लगवा दिए थे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा कोड आज पूरा नोट्स शेयर कर देंगे, काफी कुछ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए एपरेंट वेट, एपरेंट वेट ऑफ लिफ्ट। क्या निकालना है, एपरेंट वेट। समझ आ गया? एपरेंट वेट कैसे निकालेंगे, लिफ्ट एपरेंट वेट केवल लिख देना, केसेस लिफ्ट के ही है। केस नंबर 1, क्या स्यूडो फोर्स याद है क्या? यस सर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट किया जाए तो उस पर बैठे हुए ऑब्जेक्ट पे स्यूडो किधर लगेगा, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के क्या, तो ये लिफ्ट है, और एक मास को यहां रखा जाए। यहां दो चीजें होंगी, या पहले फोर्सेस, वेइंग मशीन ना करके नेट नॉर्मल रिएक्शन हमें पता करना। तो यहां एक मास m है,
ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जिसको नहीं आता वो सत्य मानेंगे कि यही जो बोल रहे हैं वो सत्य है। अगर इसको एक्सिलरेट बिल्कुल ना किया जाए तो बताओ mg किधर लगेगा? नीचे। mg किधर लगेगा? नीचे। नीचे तो लग गया एक्शन, लिफ्ट कितना रिएक्शन देगा? कितना किधर देगा? ऊपर। ये क्या है? n है। n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय लिफ्ट टू द ब्लॉक। n बराबर डायरेक्टली कितना लिख देंगे? mg। कितना लिख देंगे? mg। लेकिन ये तो सबसे सिंपल केस है। अगर मैं इसी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे, कितने से चलने लगे? कांस्टेंट वेलोसिटी से, और यहां एक मास रखा हुआ, यहां एक मास m रखा हुआ, तो नीचे कितना फोर्स लगेगा? mg। कितना लगेगा? mg। और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? n। क्या इस बार ही कोई चेंज आने वाला है? नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो नेट फोर्स क्या है? जीरो। यहाँ स्यूडो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ भी n बराबर क्या लिखेंगे? mg। मैं इसलिए दिया केस क्योंकि कई बार ऐसा भी सवाल आया, तो कुछ लोग सोच रहे चल रहा है तो स्यूडो लगा दो। चल रहा है तब स्यूडो नहीं लगाना है। कब स्यूडो लगाना है? जब क्या हो रहा हो? एक्सिलरेट होगा। केस नंबर 3। अब यहां मेन केस आ गया। वी हैव अ लिफ्ट एंड लिफ्ट इज बीइंग एक्सिलरेटेड विद एक्सिलरेशन a इन अपवर्ड डायरेक्शन। वी हैव अ मास m प्लेस्ड एट द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, ग्राउंड फ्लोर। तो बताइए mg तो नीचे लगेगा, स्यूडो भी किधर लगेगा? नीचे। स्यूडो भी किधर लगेगा? नीचे। ये फोर्सेस बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, जो कि कहां पर है? लिफ्ट में। तो mg नीचे और स्यूडो भी किधर? नीचे। कितने का? ma का। m इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर। किधर लगेगा? ऊपर। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा तो n बराबर क्या लिखेंगे? mg प्लस ma। ठीक है कि नहीं? केस नंबर 4 जो कि थोड़ा सा स्पेशल केस हो जाता है। अगर लिफ्ट को एक्सिलरेट कर दिया जाए नीचे की तरफ, तो यहां एक बहुत स्पेशल केस हो जाता है। रात में अर्थक्वेक आया था कोई जगह? हमको तो पता ही नहीं चला यार। अच्छा खासा था क्या? नेपाल में जग रहे थे। तो सो रहे थे, मुझे सुबह मोबाइल देख कई लोग एर्थक्वेक पता चला, झटका आया एर्थक्वेक का 1 पॉइंट ये वो पॉइंट लिख कर, हाँ जो भी है ठीक है। उसकी बात मेरा बेट दाएं से बाएं तो एक्सिलरेट नीचे की तरफ करते हैं। बताओ आज कोई भी आ गया, नींद नहीं टूटा। mg ma किधर है? कुछ लोग नहीं जगह होंगे बोल रहे हैं, लेकिन जगह न्यूज सुन के बोल रहे हैं। कुछ लोग तो अपना एक्सप्लेनेशन कोई जगह नहीं रहा था कुछ भी बता सकते हैं। अरे बहुत दिक्कत हो गया। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो विनोद, दिक्कत बहुत था। n कितना आएगा इस बार? इस बार m कितना आएगा? mg माइनस क्योंकि इस बार ma नीचे नहीं ऊपर। तो यहाँ एक केस हो सकता है, केस ऑफ वेटलेसनेस। यहाँ a अगर g के बराबर हो जाए तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब अगर जैसे घर अगर एकदम जी से एक्सिलरेट हो जाए तो हम लोग को लगेगा कि हम लोग फर्श पे नहीं रहेंगे, कांटेक्ट हम लोग का टूट जाएगा कि नहीं? हम लोग भी फ्री फॉल करेंगे और पूरा घर भी क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल से याद आया आपको, समझ रहे कि नहीं? तो वो अलग बात है। मान लो कुछ ऐसा हुआ कि घर ऐसे नीचे जाने लगा जी से, तो पूरा अगर जी से जाने लगा तो हम लोग भी जी से जा रहे हैं। तो अगर लिफ्ट मतलब जी से ही एक्सिलरेट होने लगा नीचे, कितना केजी है? 80 केजी। कितना केजी? 80 केजी।
जब इसको एक वेइंग स्केल पे रखा जाता है, वेइंग स्केल पे इसको रख दिए, वी हैव दिस वेइंग स्केल, यहां वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल पे रखा जाता है जो कि लिफ्ट में है, और वो लिफ्ट कितने चल रहा है, इतने से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है कितना इसका मास यहां अपीयर होगा, यानी इसका रीडिंग क्या होगा। वेइंग मशीन क्या रीडिंग करता है, वेइंग मशीन क्या बताएगा, मास बताएगा, वेट नहीं बताएगा, क्या बताएगा, मास। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो। तो एक बात बताओ बच्चों, कितना फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, mg, कितने का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, mg, और कौन लग रहा है, 1200 में करेक्शन है, mg लग रहा है डाउनवर्ड, और कौन डाउनवर्ड लग रहा है, ma लग रहा है डाउनवर्ड। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कौन देगा, वेइंग स्केल टू द मैन। तो मैन मैंने नहीं बनाया, ये ब्लॉक बना दिया, यही मैन है, समझ लो ये जो ब्लॉक बना है यही मैन है, मैंने नहीं बनाया, ठीक है, डायग्राम बनाना कठिन हो जाता है, मैंने ये दिस इज द ऑब्जेक्ट, जो भी मैन है, ब्लॉक है, कुछ भी है। तो ये कितना लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, n बराबर क्या, mg प्लस ma, हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ m क्या 80 kg है क्या, g कितना है 10, और a कितना है 5, तो 80 इंटू 15 120 इंटू 10 मतलब 10, 1200 आया, न्यूटन आया 1200। लेकिन अपने को मास चाहिए, क्या चाहिए, मास। तो मतलब ये वेइंग स्केल का रीडिंग जो होगा, वेइंग स्केल की रीडिंग, वेइंग स्केल रीडिंग, वेइंग स्केल रीडिंग कोई पूछे तो वेट नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, मास बताएंगे। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन बाई जी कर दो, तो जी यानी 10 से डिवाइड, तो क्या आएगा 120 kg। समझ में आया कि नहीं आया, यानी ये वेइंग स्केल इसको 120 किलो का बताएगा, फिर तो आदमी डर जाएगा कहेगा 120 किलो के हो गए, समझ रहे नहीं। एक बात बताओ, वी हैव अ लिफ्ट, और लिफ्ट की छत पे एक रस्सी बांध दिए, और रस्सी से हैंग करवा दिए एक ब्लॉक जिसका मास है m, जिसका मास क्या है, m। एक ब्लॉक लटक रहा है इससे, जिसका मास क्या है, m है। तो मुझे बताओ कि mg कितना लगेगा, अगर ये एक्सीलरेट नहीं हो रहा, ये या तो रेस्ट पे है और कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों ही केस एक ही है, रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी। तो दोनों ही केसेस में कोई फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा नहीं, केवल क्या लगेगा, mg। और mg का एक्शन तो रस्सी ने क्या दिया, रिएक्शन, तो रस्सी का रिएक्शन t, तो t बराबर mg, इस पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केस नंबर 2 में दिक्कत होगा, अगर उसको एक्सीलरेट कर दे ऊपर की तरफ, दिक्कत होगा कि नहीं। तो यहाँ एक रस्सी है, रस्सी से एक ब्लॉक को लटका दिया गया, ब्लॉक को लटका दिया जाए, इस ब्लॉक का मास क्या है, m, नीचे कितना लगेगा, mg, ऊपर एक्सीलरेट कर दे a से, तो नीचे लगेगा mg और क्या, ma। तो इतने का एक्शन, तो रस्सी में टेंशन बढ़ेगा कि नहीं, t बराबर mg प्लस ma हो जाएगा। और थर्ड केस सबको पता है क्या होने वाला है, क्या होगा थर्ड केस, थर्ड केस विल बी, अगर हम लोग एक काम करें, इस लिफ्ट को एक्सीलरेट करें किधर, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, वी हैव अ ब्लॉक, मतलब रस्सी एक है, और रस्सी में एक ब्लॉक बना हुआ है जिसका मास क्या है, m है, इसका मास है m। पता mg किधर लगेगा, नीचे, और ma किधर है, ऊपर, क्योंकि सीडो हमेशा ऊपर लगता है, टेंशन किधर, ऊपर, t प्लस ma, ऊपर का फोर्स क्या है, t प्लस ma इक्वल टू mg, तो t बराबर mg माइनस, क्लियर है कि नहीं। टेंशन जीरो कब होगा, इफ a इक्वल्स टू g, तो टेंशन बराबर g माइनस g, यानी क्या हो जाएगा,
क्यों 0? क्योंकि इस बार ये सब पूरा सिस्टम भी नीचे आ रहा है, मास भी नीचे आ रहा है, मास खींच ही नहीं रहा। समझ रहे नहीं समझ रहे? पूरा लिफ्ट ही नीचे आ गया ना। तो जब लिफ्ट कुछ रुका रहता, मास खिंचता तो कुछ टेंशन आता। अब सब कुछ अपने आप नीचे ही आ रहा है तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिए इतना। तो ये केसेस बताया जाता है। कब एक्सीलरेशन अगर नीचे जी से एक्सीलरेट कर दे तो बताओ टेंशन कितना होगी। अगर रिजल्टेंट से इधर खींचेंगे तो जितने का एक्शन उतने का रिएक्शन। तो टी बराबर फोर्स बैलेंस करने से अच्छा है इसका रिजल्टेंट निकालो। इसका रिजल्टेंट क्या बीचों बीच आएगा कि नहीं इधर? तो रिजल्टेंट आर, तो टी बराबर आर के होगा, आर की तो बराबर होगा। और आर निकालना तुमको आता है कि नहीं? 90 पर होगा। mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? टी बराबर m बाहर निकाल लें, g का स्क्वायर प्लस एक सवाल और इसमें पूछता है कि अगर a से एक्सीलरेट करें, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि a से एक्सीलरेट करें तो व्हाट इज द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। ये कितने एंगल पर मतलब बेंड हो जाएगा। तो एंगल कुछ थीटा मान ले ना। So this is angle theta. If this is theta, then this is also theta by geometry. और अगर ये थीटा है, can you calculate tan theta? क्योंकि tan theta किसके बराबर होगा? tan theta होगा, डायग्राम देखना ध्यान से। ये क्या mg है? mg है ma, ये ma है तो ये भी क्या ma है कि नहीं? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस mg बाय ma बाई mg यानी a बाई g, यानी tan थीटा क्या आ जाएगा? a बाई। अगर इसको g से ही एक्सीलरेट करते तो थीटा क्या 45 हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं? a बराबर g, tan थीटा बराबर g बाई जी यानी 1, यानी थीटा बराबर हो जाएगा कि नहीं? नोट कर लो। देखो अब क्या है ना कि कोई बड़ा सा सवाल होगा उसमें एक छोटी सी बात यूज हो सकती है। उसमें बोलेगा ऐसा एक्सीलरेट किया कि 45 हो गया, क्या हुआ? एक्सीलरेशन कितना? जी ऐसे भगा है 45। तो ये छोटा सा रिजल्ट तुम्हें काम आएगा, लेकिन अब यहां तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में करोगे तो सभी चैप्टर के छोटे छोटे रिजल्ट तुम्हें पता होने चाहिए। ये पता कब होगा? थोड़ा रिवीजन ज्यादा होगा, तुम्हारा दिमाग ये नहीं बहुत टैलेंटेड होना चाहिए, बहुत तुम्हारा दिमाग नहीं होना चाहिए, कंटेन करना जरूरी है। रैम कम हो लेकिन मेमोरी ज्यादा हो। समझ में आएगा नहीं? रैम मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है